हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम हर्डमानिया और ब्रोंकियोस्टोमा का एक कंपैरेटिव अकाउंट स्टडी करेंगे। हर्डमानिया, जिसे कॉमनली सी स्क्वाड कहा जाता है, एक मेरीन एनिमल है जो कि सॉलिटरी रहता है और किसी ना किसी सबस्ट्रेटम से जनरली अटैच रहता है, यानी ये एक सीडेंट्री एनिमल है। ये अपनी एक्टिविटीज़ जो है जनरली डे टाइम में कंप्लीट करता है और एक सीलियरी फीडर इसे कहा जाता है क्योंकि इसका मोड ऑफ फीडिंग जो है वो सीलिया के थ्रू होता है। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स जो कि इसे वाटर से मिलते हैं उन पर ये फीड करता है। ब्रोंकियोस्टोमा लेंसलेट इसका कॉमन नेम है। ये भी एक मरीन एनिमल है, सॉलिटरी है लेकिन नॉकटर्नल है और नाइट में ये अपने बरों को छोड़कर वाटर में एक्टिवली स्विम भी करता है। सीलियरी फीडर है ये भी यूरोकॉर्डेटा की तरह, यानी हर्डमानिया की तरह, क्योंकि ये भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पर ही फीड करता है। अगर इनके एक्सटर्नल फीचर्स कंपेयर करें तो हर्डमानिया की बॉडी जो है वो एक बैग या पर्स के समान होती है, जिसे हम बॉडी प्रॉपर और फुट या बेस में डिवाइड कर सकते हैं। उसकी जो सिमेट्री है वो पेक्यूलियर है क्योंकि उसमें ब्रेंकियल एपर्चर जो है वो एंटीरियर एंड है और उसका जो डायगोनली अपोजिट एंड है उसे पोस्टीरियर एंड कहा जाता है। बॉडी जो है हर्डमानिया की ट्यूनिक या टेस्ट के द्वारा सराउंडेड रहती है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ट्यूनिसिन, जो कि स्ट्रक्चर में, संरचना में सेलुलोज को रिजेंबल करता है। ब्रोंकियोस्टोमा की बात करें तो उसकी बॉडी एक स्मॉल फिश लाइक है जो कि दोनों एंड्स पर पॉइंटेड रहती है, इसलिए इसका नाम लेंसियोलेट है। बायलेटरली सिमेट्रिकल इसकी सिमेट्री होती है। टेस्ट जैसी कवरिंग जो इसकी बॉडी पर नहीं पाई जाती। हर्डमेनिया में जो बॉडी वॉल है वो टेस्ट को सिक्रीट करती है। इसके अलावा बॉडी वॉल में 3 लेयर्स, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म और इनर एंडोडर्म डिस्टिंग्विश की जा सकती। हर्डमेनिया की बॉडी कैविटी जो है, या जिसे हम सीलोम बुलाएं, तो वो हाईली रिड्यूस्ड होती है। उसकी जगह एक्चुअली एट्रियम ले लेता है जो कि वाटर से फिल्ड रहता है। तो एट्रियम जो कैविटी है वो सीलोम नहीं है, सीलोम हाईली रिड्यूस्ड है हर्डमेनिया में। इसी तरह ब्रोंकियोस्टोमा में देखें तो कोई आउटर कवरिंग नहीं है। जो बॉडी वॉल है वो एपिडर्मिस और डर्मिस, और डर्मिस के नीचे जो है मसल बैंड्स पाए जाते हैं। जो ट्रू सीलोम है ब्रोंकियोस्टोमा में वो केवल एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही वेल डेवलप होती है। एडल्ट में वो भी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, फेरिंग्स रीजन तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहती है क्योंकि उसमें भी एट्रियम जो एक एक्टोडर्मल कैविटी है वो प्रेजेंट होती है हर्डमेनिया की तरह। स्केलेटन की बात करें तो हर्डमानिया में एक्सो या एंडोस्केलेटन दोनों ही नहीं पाए जाते। हालांकि टेस्ट में कुछ स्पिक्यूल्स, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स जो है, जो कि कुछ स्मॉल साइज़ के कुछ लार्ज साइज़ के होते हैं, वो एम्बेडेड जरूर रहते हैं। ब्रोंकियोस्टोमा की एक्सोस्केलेटन की बात करें तो उसमें कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है। हालांकि एक एंडोस्केलेटन जिसे हम कह सकते हैं टुकड़ों में, वो मिलती है बॉडी में, जैसे कि नोटोकॉर्ड इसमें पाया जा रहा है, फिनरेज। इसके अलावा जो ओरल हुड और एंडोस्टाइल है उसकी स्केलेटन इसमें इंक्लूड की जाती है, और फाइब्रस लेयर जो कि एपिडर्मिस और पैराइटल पेरिटोनियम के नीचे प्रेजेंट होती है, जो कि ज़्यादातर बॉडी पार्ट्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हर्डमेनिया में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यू शेप्ड होता है, जो कि माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर एंड होता है, और उसमें हम कुछ पार्ट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे कि बकल कैविटी या ब्रेंकियल साइफन। दूसरा पार्ट है उसका फेरिंक्स या ब्रेंकियल सैक। ईसोफेगस ओपन हो रहा है स्टमक में, स्टमक के बाद है इंटेस्टाइन, और एंड में है रेक्टम जो कि एनस के द्वारा फिर बाहर खुलता है। जो माउथ है उसे हम ब्रेंकियल अपर्चर बुलाते हैं हर्डमेनिया में, जो कि ब्रेंकियल साइफन पर सिचुएटेड है और 4 फ्लैप्स के द्वारा गार्डेड रहता है। जो ब्रेंकियल साइफन है इसी को हम बकल कैविटी बुला रहे हैं क्योंकि ये एक्टोडर्म से लाइंड है। बकल कैविटी लीड करती है एक ब्रेंकियल सैक में, जिसे हम फेरिंक्स बुला सकते हैं, जो कि एंडोडर्म से लाइंड है। फेरिंक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पेरीफेरिंगियल बैंड्स के द्वारा ये 2 पार्ट्स में बट जाता है। आगे वाला जो एंटीरियर पार्ट है वो स्मूथ है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें गिल स्लिट्स पाई जा रही हैं। ब्रेंकियल सैक या जो फेरिंक्स है उसके डोर्सल सरफेस पर एक ग्रूव पाई जाती है, जिसे हाइपर फेरिंगियल ग्रूव या डोर्सल लेमिना बुलाया जाता है, जबकि उसके वेंट्रल सरफेस पर एक एंडोस्टाइलर ग्रूव पाई जाती। तो ब्रेंकियल सैक या फेरिंक्स एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट बना रहा है, और ज़्यादातर जो स्पेस है एट्रियम में, एट्रियल कैविटी में, वो इसी के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है।
जो ब्रेंकियल सैक है उसमें ब्लड वेसल्स की रिच सप्लाई जो है वो पाई जाती है, क्योंकि वहाँ गिल स्लिट्स हैं जो कि रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती हैं। ब्रेंकियल सैक फाइनली ईसोफेगस में लीड करता है। ईसोफेगस जो है वो स्टमक में खुलता है, और स्टमक जो है यहाँ पर इंटेस्टाइन में इनडिस्टिंक्टली, यानी दोनों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते स्टमक और इंटेस्टाइन में, वो इंटेस्टाइन में ओपन होता है। स्टमक की वॉल में पाइलोरिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो लिवर है उसकी 2 लोब्स जो होती है उनसे जो डक्स निकल रही हैं वो भी स्टमक में ही ओपन होती है। इंटेस्टाइन में हम 2 लिम्स डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक प्रॉक्सिमल लिम्ब और एक डिस्टल लिम्ब। जो इंटेस्टाइन की लूप है उसमें लेफ्ट गोनैड जो एनक्लोज रहता है। पाइलोरिक ग्लैंड जो स्टमक के है वो इंटेस्टाइन में ओपन हो रहे हैं सिंगल डक्ट के द्वारा। इंटेस्टाइन का ही सबसे पीछे का भाग पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट जो है रेक्टम कहलाता है, जो कि एट्रियल कैविटी में ओपन होता है एनस के द्वारा। और एट्रियल कैविटी आपको पता है एट्रियल साइफन पर जो एट्रियल ओपनिंग है उसके द्वारा बाहर खुलती है। तो इस तरह से एनल ओपनिंग जो है एट्रियल कैविटी में खुल रही है, और वहाँ से एट्रियल कैविटी की जो ओपनिंग है एट्रियल साइफन पे प्रेजेंट होती है। इस तरह वो आउटसाइड से कनेक्ट करती है। एनल ओपनिंग के चारों तरफ भी 4 थिक लिप्स जो है उसको गार्ड करते हैं। तो हर्डमानिया में सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग पाया जाता है। जो एक वाटर करंट है वो इसके सीलिया प्रोड्यूस करते हैं, जो इसके ब्रेंकियल सैक में मौजूद हैं उनमें सीलिया पाए जाते हैं। तो होता क्या है कि पानी जो है ब्रेंकियल सैक से होता हुआ जो स्टिग्मेटा हैं उनके थ्रू पास होता है, लेकिन जो सीलिया हैं वो फूड पार्टिकल्स को आगे नहीं जाने देते, फूड पार्टिकल्स को वहीं पे रोक लेते हैं ब्रेंकियल कैविटी में। ब्रेंकियल कैविटी में ये फूड पार्टिकल्स जो है म्यूकस के साथ मिलते हैं और फिर डोर्सल लेमिना तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। डोर्सल लेमिना से होते हुए वो ईसोफेगल ओपनिंग के थ्रू स्टमक तक पहुँचते हैं। ईसोफेगस में भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह सीलिया की बीटिंग के द्वारा वो फूड पार्टिकल्स और म्यूकस दोनों को स्टमक में पहुंचाता है। डाइजेशन जो है वो मेनली स्टमक में होता है और एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में। इसके अलावा जो भी अनडिज़ायरेबल मटेरियल है वो फिर एट्रियोपोर के द्वारा जो है रेक्टम के थ्रू बाहर आउटसाइड ऑफ द बॉडी फेंक दिया जाता है। ब्रेंकियोस्टोमा की बात करें तो उसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि माउथ से लेकर एनस पर ख़त्म होती है। और उसमें जो पार्ट्स हैं उनमें पहला है बकल कैविटी या वेस्टिब्यूल, दूसरा है वेलम, फिर फेरिंक्स, ईसोफेगस, मिडगट डाइवर्टिकुलम, फिर मिडगट, फिर एक इलियोसिलिक रिंग और हाइंडगट। माउथ जो है ब्रेंकियोस्टोमा में वो ओरल हुड के एंटीरियर एंड पर सिचुएटेड होता है। उसके चारों तरफ जो है 22 बकल सिराई पाए जाते हैं। माउथ फिर वेस्टिब्यूल में ओपन होता है। वेस्टिब्यूल एक्टोडर्म से लाइंड है। वेस्टिब्यूल के अंदर एक व्हील ऑर्गन है जो कि एक वाटर करंट प्रोड्यूस करता है, जिससे फूड पार्टिकल जो एलिमेंट्री कैनाल में एंटर होते हैं। पोस्टीरियर एंड पे वेस्टिब्यूल के वेलम प्रेजेंट होता है जो कि पार्टीशन बना रहा है वेस्टिब्यूल और फेरिंक्स के बीच में। वेलम की जो सर्कुलर ओपनिंग है उसे एंटीरोस्टोम कहते हैं, एंटीरोस्टोम फिर फेरिंक्स में ओपन होता है। फेरिंक्स जो है एक लार्ज सैक है और जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, प्री ब्रेंकियल और ब्रेंकियल पार्ट में। ब्रेंकियल रीजन में आपके कई सारे गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। फेरिंक्स के मिड वेंट्रल सरफेस पर एंडोस्टाइल पाया जाता है। डोर्सल साइड पे हालांकि एक सीलिएटेड एपीफेरिंगियल ग्रूव मिलती है, यानी कि डोर्सल लेमिना ब्रेंकियोस्टोमा में यहाँ पर एब्सेंट। पोस्टीरियरली फेरिंक्स ओपन होता है ईसोफेगस में जो कि सीलिएटेड है। ईसोफेगस लीड करता है फिर मिडगट में। मिडगट और ईसोफेगस की जंक्शन पे मिडगट डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है। हाइंड एंड जो है मिडगट का, वहाँ पर एक इलियोकॉलिक रिंग जो है वो पाई जाती है। मिडगट फाइनली किस में खुल रहा है? हाइंडगट में। हाइंडगट बाहर की ओर खुल रही है एनस के द्वारा। ब्रेंकियोस्टोमा भी एक सीलियरी फीडर है क्योंकि इसमें भी एक वाटर करंट प्रोड्यूस होता है सीलिया की बीटिंग के द्वारा, और ये सीलिया वेलम और फेरिंक्स में प्रेजेंट होते हैं। जो लार्ज साइज के फूड पार्टिकल्स हैं उनको ओरल सिराई जो है एंटर नहीं होने देते एलिमेंट्री कैनाल में। सिर्फ माइन्यूट पार्टिकल्स ही वाटर करंट के थ्रू फेरिंक्स में एंटर करते हैं। वहाँ पर जो म्यूकस सिक्रीट हो रहा है एंडोस्टाइल के द्वारा, फूड पार्टिकल्स उसमें एंटेंगल्ड हो जाते हैं। फिर एपीफेरिंगल ग्रूव की जो सीलिया है उसको पुश करते हैं म्यूकस प्लस फूड पार्टिकल्स को, कहाँ? ईसोफेगस के की तरफ। ईसोफेगस से होते हुए वो स्टमक में जाते हैं और इलियोकॉलिक रिंग तक पहुँचते हैं, जहाँ पर म्यूकस जो है कम्प्लीटली एक कोड में रोल्ड कर दिया जाता है जो कि फिर से हाइंडगट में आता है। इन मूवमेंट्स ये जो मूवमेंट्स हैं सभी सीलियरी एक्शन की वजह से हो रहे हैं। और फाइनली जो है जो पानी है वो तो फेरिंग से होता हुआ एट्रियम तक पहुंचता है गिल स्लिट से, और फाइनली एट्रियोपोर के द्वारा बाहर चला जाता है। डाइजेशन जो है वो मेनली मिडगट और मिडगट डाइवर्टिकुलम में होता है।
जबकि एब्जॉर्प्शन हाइंड गट वाले रीजन में होता है। तो ये हर्डमानिया और ब्रेंकियोस्टोमा के डाइजेस्टिव सिस्टम्स का कंपैरिजन है। अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो ब्रेंकियल सैक जो है हर्डमानिया में वो मेनली रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जबकि जो टेस्ट है उसमें भी जो है कुछ वेस्कुलर एम्पुली पाए जाते हैं जिनके द्वारा ब्लड जो है सरफेस तक आता है, बॉडी सरफेस तक, और गैसेस एक्सचेंज हो पाता है। तो यानी कि ब्रेंकियल सैक प्लस टेस्ट यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए फंक्शन कर रहे हैं। ब्रेंकियल सैक में रिच सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की और पूरा सरफेस जो है उसका रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। बात करें ब्रेंकियोस्टोमा की, तो यहाँ पे कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। फेरिंग्स जो है वो मेनली फीडिंग का काम करता है, लेकिन साथ साथ में रेस्पिरेटरी फंक्शन भी जो है परफॉर्म करता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन एट्रियम की वॉल में या फिर जो बॉडी सरफेस है उसमें स्पेशली जो मेटाप्लूरल फोल्ड्स पाए जाते हैं ब्रेंकियोस्टोमा में, जो कि काफ़ी थिन होते हैं, उनके द्वारा भी रेस्पिरेशन होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हर्डमेनिया में स्पेशलाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड है वो एक जो ब्रेंकियल सैक है वो प्रेजेंट होता है। ब्लड जो है रेडिश होता है इसमें कलर में, स्लाइटली रेडिश, और उसमें कई सारे कॉर्पसल्स पाए जाते हैं जो कि पिगमेंटेड नॉन पिगमेंटेड टाइप के होते हैं, और कुछ एमीबॉइड सेल्स भी पाए जाते हैं। कुल मिलाकर 8 प्रकार के सेल्स जो हैं हर्डमेनिया के ब्लड में पाए जाते हैं। तो सर्कुलेटरी ऑर्गन्स की बात करें हर्डमेनिया में, तो एक पेरिकार्डियम पाया जाता है, मस्कुलर हार्ट है, और ब्लड वेसल्स हैं। जो हार्ट है वो कॉन्ट्रेक्टाइल होता है क्योंकि उसमें स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स प्रेजेंट होता है, वो मेनली पंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है हर्डमेनिया में। ब्रेंकियोस्टोमा में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है काफ़ी सिंपल है और स्पेशल है, क्योंकि उसमें एक हार्ट जो है वो एब्सेंट है। ब्लड कलरलेस होता है ब्रेंकियोस्टोमा में, और उसमें कोई कॉप्सल्स एज सच जैसे कि हर्डमेनिया में मिल रहे नहीं पाए जाते। ब्रेंकियोस्टोमा में केवल ब्लड वेसल्स हैं, उन्हीं में से जो वेंट्रल आयोटा होती है वो काफ़ी कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, इसलिए उसी को हार्ट नाम दिया गया है। वही पंपिंग का काम करती है ब्लड की। इसके अलावा हर्डमेनिया जो है पेक्यूलियर होता है क्योंकि उसमें जो डायरेक्शन है ब्लड फ्लो की वो हर कुछ सेकंड्स में जो है चेंज होती रहती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो न्यूरल ग्लैंड पाया जाता है हर्डमेनिया में, जो कि एक तरह से एक्सक्रीशन का काम कर रहा है। लाइट ब्राउन होता है कलर में। जो नर्व गैंग्लियन है उसके डोर्सली ये प्रेजेंट होता है। इस ग्लैंड में कई सारी टिब्यूल्स होती हैं जो कि ब्रांचिंग होती हैं और एक कैनाल में ये खुलती हैं। ये कैनाल नॉन सीलेटेड है, यानी इसमें कोई सीलिया की लाइनिंग नहीं है। ये कैनाल आगे जाके न्यूरल डक्ट में खुलती है। न्यूरल डक्ट फिर ब्रेंकियल कैविटी, प्री ब्रेंकियल कैविटी में खुलती है एक सीलिएटेड फनल के द्वारा। न्यूरल ग्लैंड जो एक्सक्रीटरी मटेरियल को सिक्रीट करता है, जो कि अल्टीमेटली उस ग्लैंड के ल्यूमेन से पास होते हुए ब्रेंकियल कैविटी तक पहुंचते हैं, और वहां से जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसे बाहर भेज दिया जाता है एक्सक्रीशन के लिए। इसके अलावा नेफ्रोसाइट्स ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स जो हैं वो भी इसमें हर्डमेनिया में देखने को मिलती है। इसके अलावा ब्रेंकियोस्टोमा की बात करें तो उसमें नेफ्रीडिया पाए जाते हैं जो कि क्लोज टाइप होते हैं, यानी उनमें नेफ्रोस्टोम जो है वो एब्सेंट है। इन्हें प्रोटोनेफ्रीडिया आप बुला सकते हैं। अबाउट 90 से 100 पेयर्स इनकी संख्या होती है। सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं ये फेरिंग्स वाले रीजन में, गिल स्लिट्स के जस्ट अबव। हर नेफ्रीडियम का जो अपर सरफेस है उसमें एक ग्रुप पाया जाता है सेल्स का, जिन्हें फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स बुलाते हैं। एक नेफ्रीडिया या एक प्रोटोनेफ्रीडियम में इनकी संख्या जो है 500 तक हो सकती है। एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो फ्लेम सेल्स हैं वो जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल को डिफ्यूज़ करते हैं, और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ल्यूमेन में पहुंचता है, जो भी प्रोटोनेफ्रीडियम है, और वहाँ से होता हुआ ये एट्रियम में पहुंचता है नेफ्रीडियोपोर के थ्रू। एट्रियम से ये एट्रियोपोर के द्वारा वाटर के साथ बाहर बॉडी से निकाल दिया जाता है। इसके अलावा ब्रेंकियोस्टोमा में एक लार्ज नेफ्रीडियम और पाया जाता है, जिसे हेड्स चेक्स नेफ्रीडियम कहा जाता है, जो कि एक्सक्रीटरी मटेरियल वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करता है और फेरिंग्स में डिस्चार्ज करता है। इसके अलावा जो एट्रियम का फ्लोर है उस पर भी कुछ पैचेस पाए जाते हैं जिन्हें रीनल पेपिली बुलाया जाता है, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो नेफ्रीडिया जो है इनमें जो देखने को मिल रहे हैं ब्रेंकियोस्टोमा में, ये एक्चुअली एनेलिडा जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें जैसे नेफ्रीडियम पाए जाते हैं उनको रिजेंबल करें। इनका वर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाले प्रोनेफ्रोस से कुछ कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये एक्टोडर्म से डेवलप होते हैं, जबकि प्रोनेफ्रोस जो इनवर्टिब्रेट्स के वो मेसोडर्म से डेवलप होते हैं। नर्वस सिस्टम और रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो हर्डमेनिया में जो एक सिंगल नर्व गैंग्लियन पाया जाता है, जो कि एक्चुअली डीजनरेटेड फॉर्म है नर्वस सिस्टम का। जो नर्वस सिस्टम लार्वा में वेल डेवलप था वो एडल्ट में आके बहुत ही रिड्यूस हो गया। इसके अलावा
कुछ रिसेप्टर्स या सेंस ऑर्गन्स जिन्हें आप कह सकते हैं जो कि स्टिमुलाई रिसीव करते हैं, वो इनमें पाए जाते हैं हर्डमेनिया में, जैसे कि रिसेप्टर सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, पिगमेंटेड स्पॉट्स जो कि साइफन्स पे मिलते हैं, एट्रियल और ब्रेंकियल साइफन पे, टेंटिकल्स पाए जाते हैं, ब्रेंकियल और एट्रियल टेंटिकल्स, थर्मो रिसेप्टर्स साइफन्स पे प्रेजेंट होते हैं जो कि टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होते हैं, और डोर्सल ट्यूबरकल एक इनमें पाया जाता है जो कि गस्टेटरी या ऑल्फैक्टरी से माना जाता है फंक्शन। बात करें ब्रेंकियोस्टोमा की, तो उनमें भी एक स्पेशलाइज्ड ब्रेन जैसा ही कोई चीज़ नहीं मिलती। एक नर्व कॉर्ड है जो कि मिड डोर्सली रन कर रही है अबव द डोर्सल टू द नोटोकॉर्ड, और ये जो नर्व कॉर्ड है इसमें एक सेंट्रल कैनाल पाई जाती है जो कि एंटीरियरली यानी एंटीरियर वाले हिस्से में ब्रेंकियोस्टोमा में एनलार्ज होकर एक सेरिब्रल वेसिकल बना लेती है, जिससे आप ब्रेन रिगार्ड तो कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में कोई स्पेशल ब्रेन जैसा फंक्शन नहीं करती। जो नर्व्स इस नर्व कॉर्ड से निकल रही हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना लेती हैं। इसके अलावा गट में एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी देखने को मिलता है, जिसमें गट की वॉल में 2 प्लेक्ससेस मिलते हैं मोटर नर्व सेल्स की, और ये जो हैं अनस्ट्रैक्टेड मसल्स जो गट में पाई जा रही है उनको कंट्रोल करते हैं। ये भी नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड रहते हैं ये नर्व सेल्स विसेरल नर्व्स के द्वारा। सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो ब्रेंकियोस्टोमा में ओसिलाई देखने को मिलते हैं, पिगमेंट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। इन एक इनफंडिबुलर ऑर्गन कॉलिका पेट, सेंसरी पेपिली जो कि ओरल सिरा पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सेंसरी सेल्स जो कि स्किन में जगह जगह पे मिलते हैं। ये सब जो है यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स की तरह फंक्शन कर रहे हैं। तो इनके बारे में देखें तो ओसिलाई जो है आई स्पॉट्स होते हैं जो कि फोटो रिसेप्टर्स हैं, और स्पाइनल जो इनकी जो नर्व कॉर्ड है उसकी सेंट्रल कैनाल है उसकी वेंट्रोलेटरल साइड्स पे जो है पाए जाते हैं, लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। पिगमेंट स्पॉट की बात करें तो जो सेरिब्रल वेसिकल है उसकी जो एंटीरियर वॉल होती है उस पर एक लार्ज पिगमेंटेड स्पॉट पाया जाता है जो कि हालांकि लाइट के लिए सेंसिटिव नहीं है। माना जाता है कि ये सिंपली जो ओसिलाई हैं आइज़ हैं उनको जो है फ्रंटल लाइट से एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है। इनफंडिबुलर ऑर्गन जो है सेरिब्रल वेसिकल के ही फ्लोर पे पाया जाता है, स्मॉल डिप्रेशन सा होता है जिसमें बहुत ही टॉल सिलेटेड सेल्स पाए जाते हैं, जो कि एक्चुअली माना जाता है कि जो नर्व कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल में फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें होने वाले चेंजेस के लिए सेंसिटिव है। सेंसरी पेपिली यानी सेंसरी सेल्स जो है कीमो सेंसरी एट्रेक्टाइल हो सकते हैं नेचर में, और ओरल सिराए और वेलर टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो जब पानी उनसे होकर गुजरता है तो हो सकता है वो कुछ केमिकल्स को सेंस कर सकें। सेंसरी सेल्स पूरी एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, जगह जगह बिखरे हुए होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डेवलपमेंट देखते हैं इन दोनों का, तो हर्डमेनिया आपको पता है हर्मीफ्रोडाइट होता है। इसमें 2 लार्ज गोनेड्स पाए जाते हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। लेफ्ट गोनेड जो है इंटेस्टाइन की लूप में प्रेजेंट होता है, जबकि राइट गोनाड जो है पेरिकार्डियम के डोर्सल में। हर गोनाड में 10 से 25 तक लोब्स पाई जाती हैं, डिस्टिंक्ट लोब्स, और हर लोब जो है अपने आप में हर्मीफ्रोडाइट है क्योंकि उसमें एक आउटर जोन है जो कि टेस्टिकुलर है और एक इनर जोन है जो कि ओवेरियन माना जाता है। इनमें जेनिटल डक्ट्स पाए जाते हैं और ये जेनिटल डक्ट्स जो एट्रियल कैविटी में ही खुलती हैं एट द बेस ऑफ द एट्रियल साइफन। इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन है हर्डमेनिया में वो एक्सटर्नल होता है, सी वाटर में होता है। तो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये प्रोटोगाइनस कंडीशन जो इसमें देखने को मिलती है, यानी जो ओवेरियन जोन है वो पहले मैच्योर होता है, यानी एग्स पहले फॉर्म हो जाते हैं। टेस्टिकुलर जोन का मैच्योरेशन बाद में होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। आपको पता है हर्डमेनिया में एक टेडपोल लार्वा स्टेज पाई जाती है, इसे एस्सीडियन टेडपोल लार्वा बुलाया जाता है, जिसमें कि एक पेक्यूलियर टाइप का मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो है देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें तो ब्रेंकियोस्टोमा में तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं। ब्रेंकियोस्टोमा में मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उन्हें। 26 पेयर्स ऑफ गोनेड्स पाए जाते हैं जो कि सेगमेंटली अरेंज होते हैं फेरिंग्स के दोनों तरफ। इसके अलावा जेनिटल डक्ट्स जो है हालांकि इनमें नहीं पाई जाती। फर्टिलाइजेशन सी वाटर में होता है। डेवलपमेंट इनमें भी इनडायरेक्ट है, लेकिन लार्वा का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है और कोई रेट्रोग्रेशन मेटामॉर्फोसिस के दौरान देखने को नहीं मिलता, यानी केवल एक प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है ब्रेंकियोस्टोमा में।